हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं एकदम अच्छे होंगे। आज आप मेरे साथ क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का मैथ का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो हैं यूक्लिड। फादर ऑफ द ज्योमेट्री इज यूक्लिड। ज्योमेट्री दो शब्दों से बना है, एक है जियो और एक है मेट्री। जियो का अर्थ होता है अर्थ और मेट्री का अर्थ होता है मेजर। तो इन कंक्लूजन वी कैन से ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव originated from need for measuring land, यानी लैंड की मेजरिंग के लिए ज्योमेट्री ओरिजिन हुई। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री वाज इन वेरियस सिविलाइजेशन लाइक इंडिया, इजिप्ट, बेबीलोन, चाइना, ग्रीस। मतलब पहले क्या था, कंट्रीज नहीं थी, पहले सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उन सिविलाइजेशन में फेमस सिविलाइजेशन जो है इंडिया की है, इजिप्ट की है, बेबीलोन की है, चाइना की है, ग्रीस की है। तो आप सभी जो है सिविलाइजेशंस में आप ज्योमेट्री की स्टडी जरूर आप पाएंगे। In it, geometry in ancient time was used to calculate areas, volumes, make maps, plan city, etc. It was in Greece that theoretical understanding of geometry was done. Actually क्या था कि ग्रीस से पहले जो है ज्योमेट्री की प्रैक्टिकल चीजें होती थी और उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी जाती थी। तो कहाँ से थ्योरी का स्टार्ट हुआ? ग्रीस से। एक पर्टिकुलर प्लेस है ग्रीस, आज उतना उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन इन एंशिएंट टाइम ज्योमेट्री की थ्योरेटिकल स्टडी ग्रीस से स्टार्ट हुई। थेल्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी सर्टेन प्रूफ रिगार्डिंग ज्योमेट्री। थेल्स पहला व्यक्ति था जिसने ज्योमेट्री से संबंधित कुछ प्रूफ्स को जो है स्टडी किया, यानी पहला पर्सन है जिसने थ्योरेटिकल पार्ट की स्टडी की शुरुआत की, थेल्स। अच्छा, आप अगर एक क्रोनोलॉजी देखो, एक ऑर्डर देखो, तो ज्योमेट्री में पहला फेमस नाम थेल्स का आता है, फिर पाइथागोरस आता है। और पाइथागोरस को कौन नहीं जानता? पाइथागोरस प्रमेय जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद आए यूक्लिड, जिन्होंने इन सभी जो ज्योमेट्री में थेल्स और पाइथागोरस ने इसने पहले स्टडी किया था, वो तो स्टडी किया ही, उसके आगे भी स्टडी करके दुनिया को बताया। अब पाइथागोरस फर्दर डेवलप द ज्योमेट्री। यूक्लिड्स है, देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा कि सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? थेल्स। और थेल्स के बाद ज्योमेट्री को कौन आगे बढ़ा रहा है? Pythagoras further developed the geometry. Finally, Euclid collected all the known work and arranged it into the book called Elements. अब थेल्स और पाइथागोरस ने जो स्टडी किया, उन सारे नोन वर्क को यूक्लिड ने अरेंज किया और इसको एक बुक में अरेंज किया। और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था एलिमेंट। जो यूक्लिड की बुक थी एलिमेंट, वो 13 भागों में डिवाइड की गई। एंड दिस ज्योमेट्री इवेंचुअली केम टू बी नोन एज यूक्लिड ज्योमेट्री। और यूक्लिड ने इतना काम किया कि जो है जनरली ज्योमेट्री को यूक्लिड के नाम से जाना जाने लगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस Euclid approach to geometry and
shall try to link it with present day geometry। हम इस चैप्टर में ज्योमेट्री के यूक्लिड मतलब ज्योमेट्री के प्रति यूक्लिड का अप्रोच क्या था उसको पढ़ेंगे एंशिएंट टाइम में, और उसको लिंक कराएंगे प्रेजेंट डे की ज्योमेट्री से। अब यूक्लिड्स डिफिनीशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, एक्चुअली 3 चीजें हैं। यूक्लिड्स ने क्या डिफिनीशन दिया, क्या एक्सियम दिया। एक्सियम मीन्स होता है लेट किया, उन्होंने क्या माना, जो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ थी, जो उनको उन्होंने कैसे माना। पोस्टुलेट भी जो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ ही होता है, इसको अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी आप यहाँ पे यूक्लिड्स के जो है आप देखिए 7 आप जो है इनके कंबाइंड डिफिनीशन, एक्सियम और पोस्टुलेट देखेंगे। यूक्लिड्स कहते क्या है, व्हाट सेज यूक्लिड, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, वी प्रेजेंट पॉइंट एज अ डॉट। एक्चुअली देखिए यूक्लिड ने पॉइंट को डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये कहा पॉइंट के, और यूक्लिड क्या आज तक पॉइंट को कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, लेकिन यूक्लिड ने कहा कि अ पॉइंट हैज नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, और वी रिप्रेजेंट पॉइंट एज ए डॉट, ऐसे डॉट के रूप में हम करते हैं। लेकिन अगर आप डॉट को भी कर दो तो इसका कुछ न कुछ जो है ब्रीड फ्रूट तो शो हो ही रही है, लेकिन एक्चुअली में अनडिफाइंड है, पॉइंट एक्चुअली में अनडिफाइंड है। लेकिन यूक्लिड्स जो बात कहते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है, तो है भी। यूक्लिड सेकेंड बात कहते हैं, अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। देखिए ये आपकी लाइन है, ये आपकी यहाँ से देखिए लाइन शो की गई है, और यूक्लिड कह रहे हैं कि अ लाइन हैज ब्रेडथलेस लेंथ, तो ब्रेड तो नहीं दिख रही है, ठीक है। अगली बात यूक्लिड्स क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। मतलब यूक्लिड्स का कहना है कि जो लाइन की लेंथ है वो पॉइंट से बनी हुई है। वो किससे बनी हुई है, पॉइंट से बनी हुई है, जो बात सही है, ठीक है। मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यूक्लिड्स क्या कहते हैं, अ स्ट्रेट लाइन which lies evenly with the point itself। मतलब ये पूरी ये लाइन है, इस लाइन को कहते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी बात एकदम उन्होंने सही कही है। और यूक्लिड्स इसके आगे क्या कहते हैं, यूक्लिड्स कहते हैं अ सरफेस दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। करें सरफेस में क्या होता है, एक आपका लेंथ होता है और आपकी ब्रेड्थ होती है। ये देखिए कहते हैं यूक्लिड कि ये आपकी लेंथ है, तो अगर सरफेस है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगी। फिर आगे क्या कहते हैं, द एजेज ऑफ सरफेस आर लाइन। कह रहे कि जो सरफेस है उसकी जो एजेज यानी साइड्स है वो लाइन होंगी, ये भी बात एकदम क्लियर कट है। फिर आगे क्या कहते हैं यूक्लिड, अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। कह रहे हैं कि अ सरफेस जो होता है उस पे स्ट्रेट लाइंस होती है, तो ये बात आप देख सकते हैं फिगर में कि सरफेस पे स्ट्रेट लाइन हो सकती है। उसके बाद देखो यूक्लिड्स ने 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए जो इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे, एक एक्सियम्स और एक पोस्टुलेट्स। अब बात उठती है कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं, व्हाट आर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो देखिए बहुत बढ़िया आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी प्रूफ, जिनको किसी प्रूफ की नहीं जरूरत होती है, वे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सियम और पोस्टुलेट क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और कैसे स्टेटमेंट्स हैं,
यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट है। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स? एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ थोड़ा एक्सियम्स और पोस्टुलेट को और क्लेरिफाई करूंगा मैं आपके लिए। द टर्म एक्सियम्स is used for those statements that are universal truth in general mathematics। यानी पूरी मैथमेटिक्स पूरी एक तरह से मैथमेटिक्स में एक्सियम्स वो स्टेटमेंट्स है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब मैथमेटिक्स में कहीं भी। लेकिन वहीं पर जब आपको पोस्टुलेट्स की बात आती है तो पोस्टुलेट्स भी ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हैं जो केवल ज्योमेट्री में यूज होता है। अब आप देख पा रहे हो कि एक्सियम जो है जनरल मैथ में कहीं भी यूज होता है, लेकिन पोस्टुलेट्स ओनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। और ये दोनों हैं क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट हैं। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। एक्सियम्स कहाँ यूज होता है? जनरल मैथमेटिक्स में, जबकि पोस्टुलेट्स केवल और केवल ज्योमेट्री में यूज होता है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं क्या? ये स्टेटमेंट हैं कैसे? यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर आगे बढ़ा जाता है। यूक्लिड्स के हम लोग देखेंगे यहाँ पे 7 ऑक्सियम्स हम लोग यहाँ पे यूक्लिड के देखेंगे। 7 ऑक्सियम्स और यूक्लिड, ये आपको ध्यान में भी रखना है और अच्छे से समझना भी है, क्योंकि ये चैप्टर अगर मेन देखा जाए तो इंट्रोडक्शन नहीं है मेन, खाली ये चैप्टर यूक्लिड्स के एक्सियम और पोस्टुलेट पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर केवल और केवल यूक्लिड्स के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करता है। एक्सियम और पोस्टुलेट्स हैं क्या? यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट्स हैं। एक्सियम जनरल मैथ में यूज होता है और पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री में यूज होता है। पहला एक्सियम क्या है इनका? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि अगर एक ट्रिंगल है उसका एरिया अगर एक रेक्टेंगल के बराबर है और रेक्टेंगल का एरिया यदि एक स्क्वायर के बराबर है तो ट्रिंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है अगर एक ट्रिंगल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो और एक ट्रिंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर हो तो ट्रिंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ। वो कह रहा है, क्या कहते हैं यूक्लिड, अगर एक ट्रिंगल का एरिया एक आपके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो और एक रेक्टेंगल का एरिया यदि एक स्क्वायर के एरिया के बराबर हो तो इससे हम कॉन्क्लूजन क्या निकाल पाएंगे कि ट्रिंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। वही यहाँ पे कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर है ना? तो अब ऐसे भी इसको जैसे यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, देखिए x और y सेम थिंग के इक्वल हैं तो आपस में हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि x y के इक्वल होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी अगर x और y इक्वल हैं और इसमें भी हम अगर p जोड़ दें और हम इसमें भी अगर p प्लस कर दें तो ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही? इधर भी प्लस कर दें इधर भी प्लस कर दें तो ये इक्वल होंगे। फिर से देख लीजिए, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर आपके x y इक्वल हैं, अगर हम बोथ साइड ऐड कर दें p यानी p इधर भी और p इधर भी
तो रिजल्टेंट भी आपस में इक्वल होगा, विल इक्वल टू ईच अदर। अब थर्ड पॉइंट क्या कह, थर्ड एक्सियम क्या है, ये एक्सियम याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट एक्सियम क्या था? फर्स्ट एक्सियम था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। और सेकेंड एक्सियम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। थर्ड एक्सियम क्या है यूक्लिड का? इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब देखिए, अगर x और y को आप इक्वल लेट कर रहे, अगर इफ x एंड y आर इक्वल, इफ यू डिडक्ट a फ्रॉम बोथ साइड, अगर आप दोनों तरफ से a को डिडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आता है बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये यूक्लिड्स का थर्ड एक्सियम है। फोर्थ एक्सियम यूक्लिड का क्या है? थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मतलब कोई दो चीजें हैं, ये अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाएं और एकदम कोइंसाइड हो जाए, जैसे 1 रुपए का सिक्का अगर आप 1 रुपए के ऊपर रख दो तो पता ही नहीं चले, जो है अगर सामने से देखने पे लगे कि एक ही सिक्का है तो वो दोनों सिक्के आपस में बराबर होंगे। ये एक्सियम है 4 यूक्लिड का। फिफ्थ एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब आप समझ लो ऐसे इसको पहले कि ये आपका एक पिज्जा है, ये आपका पिज्जा है और इस पिज्जे को हमने 4 पार्ट में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और इस पूरे पिज्जे को हमने P नाम दिया। तो होल इज ग्रेटर 1, होल इज ग्रेटर 2, होल इज ग्रेटर 3 पार्ट है ना, और होल मीन्स P, होल इज ग्रेटर 4। ये बात यहाँ पे यूक्लिड हमसे कह रहे हैं। अब हमने जैसा बुक में पढ़ा है वो भी देख लिया जाए। कह रहा है इफ B क्वांटिटी इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी A, then A can be written as sum of B and some third quantity C, and A greater than B means there is some C such that A is equal to B plus C। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा पार्ट है, ये A है, इसमें अगर B आप इतने को B मान लेते हो तो निश्चित रूप से इसको C आप एक नाम दे दिया। तो कह रहा है कि a quantity B is a part of another quantity A। अब ये देखिए B जो है A का पार्ट है, एंड और तो जाहिर सी बात है कि A क्या होगा, जब A का पार्ट B है तो जो A होगा B और सम क्वांटिटी C का सम होगा। ये क्लियर बात है और इससे निश्चित आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A ग्रेटर देन B। फिफ्थ एक्सियम है। सिक्स्थ एक्सियम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। देखिए अगर x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने 2p लिख दिया, यानी x 2p का डबल है और y भी आपके p का डबल है, x भी p का डबल है और y भी p का डबल है, यानी दोनों सेम थिंग के डबल हैं, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। x भी y के क्या होगा, इक्वल होगा। आगे चलते हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर x है वो p का हाफ है और y भी अगर p का हाफ है, तो हम यहाँ से आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट x इज इक्वल टू y। ये आपके रहे यूक्लिड्स के एक्सियम्स, और ये सातों एक्सियम्स आपको बार बार पढ़ के दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर एंड एडेड, बट magnitude of different kinds cannot be compared. For example, line cannot be compared to a rectangle nor an angle compared to a pentagon। ये ध्यान रखिएगा कि
सेम मैग्नीट्यूड आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब हम यूक्लिड्स के पास्टलेट्स को जो है डिस्कस करेंगे। देखिए फिर से देखिए, आक्सियम या पास्टलेट्स, आक्सियम और पास्टलेट, व्हाट इज आक्सियम एंड व्हाट इज पास्टलेट? बोथ आर स्टेटमेंट विच आर यूनिवर्सल ट्रुथ। आक्सियम एंड पास्टलेट्स आर स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। और आक्सियम्स इज यूज्ड इन जनरल मैथ एंड पास्टुलेट्स इज यूज्ड इन ज्योमेट्री, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे जो है इनके जो है कितने पास्टुलेट्स पढ़ेंगे, हम इनके पढ़ेंगे 5 पास्टुलेट्स हम लोग जो है पढ़ेंगे यूक्लिड्स के, यहाँ पे जो हम लोग के इस कोर्स में दिया गया है। पहला पास्टुलेट्स क्या है? A straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from any one point to any other point. मतलब दो पॉइंट से हम केवल एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। अब इसको इन्होंने फिर यहाँ आक्सियम बना दिया। आक्सियम में इसी बात को कैसे कहेंगे जो हम आक्सियम पढ़ते आ रहे हैं कि given two distinct points there is unique line that passes through them। ये इनका एक तरह से पहला पास्टुलेट्स है। इसको समझ भी सकते हैं कि देखिए आप एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से आप बहुत सारे लाइंस क्रॉस कर रही है। एक पॉइंट Q है, पॉइंट Q से बहुत सारी लाइन, मेनी लाइन आर पासिंग, बट you can see over here from point P and from point Q, from both point only one line are passing। दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो रही है। ये जो है पहला पास्टुलेट्स है किसका? यूक्लिड्स का। दूसरा क्या है पास्टुलेट? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? जो लाइन ऐसे खींची रहती है, जिसके देखिए होता क्या है कि लाइन क्या होती है, लाइन ऐसे ऐसे दोनों तरफ एरो लगा होता है। इसका मतलब होता है ये इधर भी इनफाइनाइट गई हुई है और ये इधर भी इनफाइनाइट गई है। लेकिन हम जब बिना एरो के ऐसे कर देते हैं तो इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और दोनों तरफ एरो नहीं है तो मतलब ये दोनों तरफ नहीं बढ़ी हुई है। लेकिन अब कह रहा है इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन। हम क्या उस समय यूक्लिड इसको टर्मिनेटेड लाइन बोलते थे, लेकिन अब आज ये लाइन सेगमेंट बोली जाती है। तो वही कह रहे हैं कि इसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, यही ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब पास्टुलेट 3 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल किसी भी सेंटर से, एक सर्कल किसी भी सेंटर से खींचा, वी कैन ड्रा अ सर्कल फ्रॉम एनी सेंटर एंड वी कैन ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। मतलब हम किसी भी, जैसे अभी इस रेडियस का सर्कल खींच दिया, हमने इस रेडियस का सर्कल खींच दिया, हमने इस सेंटर पे रेडियस सर्कल खींच दिया। मतलब हम किसी भी सेंटर पर एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं और हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ये सिंपल सी थर्ड पास्टुलेट है यूक्लिड्स की। फोर्थ पास्टुलेट में यूक्लिड क्या कहते हैं? ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल अब आपका क्या है? अब ये देखिए, ये आपका एक राइट 90 डिग्री है। तो आप चाहे कैसे भी, चाहे ये 90 डिग्री बना लो, सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। एक सिंपल बात ये कहते हैं। फिफ्थ पास्टुलेट क्या है यूक्लिड का? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on side
on which the sum of the angle is less than 2 right angle। इसको समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब जैसे देखिए इस इंटीरियर दो एंगल का सम इधर लीजिए और इधर भी लीजिए, तो जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल का सम दो राइट एंगल से कम हो, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, तो जिस तरफ के इंटीरियर का सम 180 डिग्री से कम है, उस तरफ के लाइन को अगर आप बढ़ाएंगे बहुत दूर तक तो कहीं न कहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरफ की इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से अधिक है, उनको चाहे कितना भी इंडेफिनिटली आगे कर लो, वो कहीं पे मिलेंगी नहीं। ये जो है पास्टलेट फिफ्थ है जो है यूक्लिड का, ठीक है। तो इस तरह से हमने यूक्लिड के क्या देखे, एक्सियम और पास्टलेट्स को समझा। एक्सियम क्या है? एक्सियम इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट। पास्टलेट्स क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट। एक्सियम कहाँ यूज होता है? जनरल मैथ में यूज होता है। और आप देख लो पास्टलेट्स में सारी ज्योमेट्रिकल बातें हुई हैं। आप एक्सियम में देखो प्लस माइनस इस तरह की बातें हुई हैं, इक्वल। लेकिन आप जब आ गए पास्टलेट्स में तो वहां पे लाइन, सर्कल, सारी ज्योमेट्री की बात हो रही है, आप जो है कंक्लूड कर सकते हो। अब देखिए, आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पास्टलेट्स एंड एक्सियम, ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स। अब मेन क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने एक्सियम मतलब और पास्टलेट को डिस्क्राइब कर दिया, तो उसके सहारे उन्होंने और भी रिजल्ट को प्रूव किया। अब ये देखिए, एक्सियम और पास्टलेट सेल्फ प्रूव्ड हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और उनके सहारे हम अदर्स और सारे रिजल्ट प्रूव करते हैं। देन यूजिंग दीज रिजल्ट्स, और जो हम रिजल्ट्स ले आए उनका यूज करके ही प्रूव सम मोर रिजल्ट्स, और भी रिजल्ट प्रूव किया। बाई अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब कॉन्क्लूडिंग रीजनिंग, कॉन्क्लूड किया, उनसे रीजनिंग लगाई वहां पे जो है। अब यही है, अब यहाँ पे देखिए, और जो है क्लियर किया है, क्या क्लियर किया है कि द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रोपोजिशन और थ्योरम। अब एक्सियम और पास्टलेट क्या है? स्टेटमेंट है। और कैसा है? प्रूव्ड है, क्योंकि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो प्रोपोजिशन उनके टाइम पे कहलाते थे यूक्लिड्स के, लेकिन आजकल हम लोग इसको थ्योरम कहते हैं, ठीक है। Euclid deduced 450 theorems यानी preposition in a logical chain using his axiom and postulate, definition and theorems proved earlier in chain। 465 थ्योरम दिया यूक्लिड्स ने, ठीक है। अब देखिए आगे के कुछ चैप्टर्स में, जैसे लाइन एंड एंगल्स, ट्रिंगल्स, ये सब हम यूक्लिड्स के बेस पे ही पढ़ेंगे। और हम देखिए दो एग्जाम्पल देखें। अब हम आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जाएंगे, जो है कि यूक्लिड्स के दिए गए एक्सियम्स और पास्टलेट्स के बेस के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये लाइन है, कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि ए सी जो है कोइंसाइड किसके साथ है? ए बी और बी सी के साथ, ए बी और बी सी के साथ कोइंसाइड है। और ये कौन सा यूक्लिड्स का एक्सियम 4 है, एक्सियम 4 है। इसलिए सो सेज दैट थिंग विच इज कोइंसाइड विथ वन अनदर दे आर इक्वल टू वन अनदर। इसलिए इट कैन बी कंक्लूडेड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब देखिए, ये ए बी है, ये बी सी है आपका, है ना, और इसी पे कोइंसाइड ए सी हो गया है।
है ना। जैसे मान लीजिए आपने ए बी खींचा, है ना, और यहाँ से आपने बी सी खींचा, और आप ए सी इसी के ऊपर खींच दे रहे हो, तो वही कोइंसाइड हो गया, और ये यूक्लिड का एक्सियम 4 है। अब आप एग्जाम में ये एक्सियम 4 नहीं भी लिखेंगे तो, लेकिन कोइंसाइड का थ्योरम आप पॉइंट लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कह रहा है अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दे दी जाए, मतलब कोई भी लाइन दे दी जाए, अब आपको ये लाइन दे दी गई और कहा गया कि भाई आप एक जो है बनाइए क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। अब आप देखो, मान लो आपको ये लाइन दे दी गई, आपको ये लाइन दे दी गई, तो आप मान लो ये आप यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन से आप ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप पॉइंट ए को सेंटर मानकर ए बी रेडियस लेकर एक सर्कल खींच दीजिएगा ऐसे, है ना। फिर दूसरी बार आप पॉइंट बी को सेंटर मान लीजिएगा, और आप जो है बी को सेंटर मान के बी जो है रेडियस लेकर फिर एक आप सर्कल खींच दीजिएगा, है ना। फिर आप एक सर्कल खींच दीजिएगा, तो आपका जो है, सॉरी एक सेकंड मैंने गलत खींचा हुआ है, सॉरी। ये एक लाइन है, इसका नाम है पॉइंट ए और इसका नाम है पॉइंट बी। तो आप पॉइंट ए को आपने सेंटर माना और ए बी रेडियस ले लिया और एक सर्कल खींचा, तो सर्कल आपका ऐसे खींच गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपने बी जो है पॉइंट को सेंटर माना और बी ए आपने रेडियस लेके एक सर्कल खींचा और आपका एक ऐसे सर्कल खींच गया। अब जहां पे ये पॉइंट कट होता है वहां से पॉइंट ए को मिला लीजिए, पॉइंट बी को मिला दीजिए, और ये जो पॉइंट यहाँ कट कर रहे हैं इनका नाम सी रख दीजिए। ए बी सी चाहे आप इस तरफ से कर लीजिए, ए बी डी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसी को आगे देखिए फिगर से समझाया गया है कि देखिए यहाँ पे आपका एक लाइन ए बी है, तो एक बार इस ए को सेंटर मान के ए बी रेडियस लेकर एक ऐसे देखिए ये आपका एक आर्क खींचा गया, और एक बार बी को सेंटर मानकर बी ए लेकर ये आर्क खींचा गया और लाइन मिला दी गई। तो ये जो थर्ड में आप देख रहे हो कि जो आपको ए बी सी मिला है, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख पा रहे हो जो इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया, ये आपका हो गया। अच्छा, अब थ्योरम एक 5.1 है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर आप ये एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं रख सकते, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं रख सकते, ये थ्योरम है, इसको प्रूव किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि चलो भाई हमने कह लिया कि नहीं दो लाइन है एल और एन, हम मान लेते हैं एल और एन दो लाइन, कह रहे कि दो लाइन है एल और एन, एक सेकेंड, कह रहा है कि यहाँ पे दो लाइन, ये कह रहा है कि दो लाइन है, एक एल है और एक एन है। हम कह रहे हैं कि नहीं ये एक पॉइंट पे नहीं दो पॉइंट पे मिलेगी पी और क्यू। कह रहा है सो यू हैव टू लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू, बट दिस assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct points। मतलब axiom क्या कहता है कि केवल एक ही लाइन दो पॉइंट से गुजर सकती है, दो लाइन जो है कॉमन दो पॉइंट से नहीं गुजर सकती। तो उसके क्या हो गया, ये अपोजिट बात हो गई। सो द assumption we started with the two lines can pass through two distinct points is wrong. From this we are forced to conclude that two distinct lines cannot have more than one point in common। मतलब कहने का मतलब देखो, आप कंक्लूजन समझो। जैसे हमने कहा, देखिए जैसे ही हमने कहा कि दो लाइन के दो कॉमन पॉइंट होंगे, जैसे ही आपने कहा कि दो लाइन के दो कॉमन पॉइंट होंगे, तो आपका आक्सियम ध्यान आना चाहिए। आक्सियम में क्या कहा गया है कि अब ये देखिए ऊपर ये आक्सियम है, ये आक्सियम एक तरह से है। आक्सियम में क्या कहा गया है कि दो लाइन का केवल वन कॉमन पॉइंट है।
तो अगर कहीं भी आप कोई चीज प्रूव करना हो, ऑक्सियम आपको मालूम हो, तो आप उसके जो है अपोजिट मान के चलो और फिर बाद में बताओ कि नहीं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सियम में ये बात कही गई है। तो इस तरह से आप चीजों को प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्यूचर के एग्जाम में या कहीं आता है तो आप इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ। तो ये वीडियो आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट तक ही मैं आपको दूंगा और इसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और मैं करूंगा क्या कि एक एक क्वेश्चंस का मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ताकि आप जो है YouTube पे एक सिंगल क्वेश्चन डालकर देखिए और बाद में सारे वीडियो को मैं एक कंसोलिडेटेड कर दूंगा ताकि आप एक जो है बड़ी वीडियो भी अगर आप एक साथ देखना चाहें तो